नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका फिर से एक बार आज के इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आइए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंडियन हिस्ट्री PYQ को हम देख रहे हैं यहाँ पर। जो बच्चे नए हैं, मुझे नहीं जानते हैं, वो मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर आपको हर तरह की PDF और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो सारे लिंक्स इत्यादि अवेलेबल हो जाएंगे। कोई क्वेरी है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप इसके लिए वीडियो को लाइक करें, वहाँ पर कमेंट करें और बताएं क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है। वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहे और जो भी हमारे द्वारा नए नए प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं उनको आप निरंतर देखते रहें। जैसे सुबह 6 बजे की जो है ज्योग्राफी की क्लासेस आ रही हैं, उन्हें निरंतर देखिए। दृष्टि करंट अफेयर्स आई की जो बुक है वो रेगुलर आ रही है, उसको देखिए। ठीक है, तो ये निरंतर हमारे चैनल पर चीज़ें प्रोग्राम बने हुए हैं। जैसे हिस्ट्री की जो क्लासेस है ये रेगुलर आ रही है। उसी तरह से क्विक रिवीजन में पॉलिटी पढ़ाया जा रहा है, उसको देखिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, विष्णु परशुराम पंडित ने, VN मालवारी ने, गोपाल हरि देशमुख ने, दादाभाई नौरोजी ने। तो आप देख रहे हैं कि विधवा पुनर्विवाह के लिए जो पहला अभियान का नेतृत्व था वो विष्णु परशुराम पंडित यानी कि विष्णु शास्त्री ने किया। उन्होंने 1850 ईस्वी में विडो रीमैरिज, ठीक है, विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। VM मालवारी बाल विवाह प्रथा का वैधानिक रूप से समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे सर जमशेद जी, सर रुस्तम वहराम जी, नवलजी टाटा और वहराम जी M मालवारी। तो हमने देखा जैसे 19वीं सदी में जो महानतम पारसी समाज सुधारक थे वहराम जी M मालवारी, और उनका जन्म जो है बड़ौदा के पारसी परिवार में हुआ था और इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ और विधवा पुनर्विवाह यानी कि विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया था। ठीक है, और 1891 में सम्मति आयु अधिनियम यानी कि एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। इस प्रकार से ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दी एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1856 में, 1891 में, 1881 में, 1905 में। तो ये आपका हुआ था 1891 में। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा था एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में पारित हुआ था। अब आप बताइए किसके द्वारा पारित हुआ था? अभी हमने बताया था वहराम जी M मालवारी के द्वारा पारित हुआ था, फिलहाल ध्यान रखना है। उसका प्रबंधन संबल, ठीक है, उसका प्रिंसिपल फोर्स था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहन करने के लिए उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्धरण में संकेतित व्यक्ति कौन है? ये जो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया गया है इससे आपको किस व्यक्तित्व का पता चल रहा है? तो भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 में हुई थी। ठीक है, MG रानडे और रघुनाथ राव द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य था बहुविवाह, बाल विवाह, कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का समापन करना और सम्मेलन का अधिवेशन कई वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होता रहा। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या कह रहे हैं? महादेव गोविंद रानडे का ये जो स्टेटमेंट उनसे ये ताल्लुकात रखते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संस्था, एक तरफ उनके प्रवर्तक दिए गए हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी GK गोखले का ही है। सोशल सर्विस लीग जो संस्था है वो भी NM जोशी का है। सेवा समिति HN कुंजरू का है। लेकिन सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्रीराम वाजपेयी का नहीं है। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है वर्ष हमने देखा 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले इसके प्रवर्तक हैं। सोशल सर्विस लीग 1911 में नारायण मल्हार जोशी के द्वारा, चंदावर पहले अध्यक्ष थे, उनके द्वारा। सेवा समिति वर्ष 1914 में हृदयनाथ कुंजरू द्वारा। और बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोशल रिफॉर्म सोसाइटी एसोसिएशन 1903 में देश के तत्कालीन प्रमुख समाज सुधारक द्वारा बनाया गया था। और सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन रानाडे के नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा स्थापित की गई संस्था है। इसके पूर्व में 1878 में वीरेशलिंग में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है।
विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया। वीरेशलिंगम द्वारा, के रामकृष्ण पिल्लई द्वारा, के.टी. तेलंग द्वारा और गोपाल चरियार द्वारा। ठीक है, गोपाल चरियार द्वारा। तो यहाँ पर क्या है कि राजमुंद्री, यहाँ पर जो बात करें, राजमुंद्री जो विधवा पुनर्विवाह संघ है, राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1878 ईस्वी में वीरेशलिंगम पुतल्लू द्वारा की गई थी। यद्यपि आयोग ने त्रुटिपूर्ण ढंग से 1871 लिखा है। ठीक है, माफ़ी चाहती हूँ, ये जो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया था ना, वहाँ पर 1871 यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन आयोग के द्वारा फिर इसको यहाँ पर चेंज बाद में किया गया 1878, लेकिन इस प्रश्न को हटा दिया बेसिकली। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इस गठन के लिए उत्तरदायी कारण था, तो वो क्या कारण थे यहाँ दिए गए हैं। बंगाल क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप किसी एक मंच पर एकत्रित होकर हित मांग पत्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का अलग से संगठन बनाने का सुझाव किया। इसके बाद बहराम जी मालावारी और एम.जी. रानाडे ने निश्चय किया कि देश के समस्त सामाजिक सुधार ग्रुपों को एक संगठन के अंतर्गत लाया जाए। चौथा क्या कह रहा है, उपयुक्त संदर्भ में ए, बी और सी, ठीक है, ए, बी और सी में दिए गए वक्तव्य में कोई सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कैसे, समझिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने जारी नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। इनमें से कौन से कथन सही है, 1 और 2, 2 और 3, 2 और 4, 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आर्य समाज की जो स्थापना 1835 में हुई, क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर माफ़ी चाहती हूँ, 1835 में नहीं बल्कि 1875 में हुई। इसका मतलब है पहला कथन तो गलत हो जाता है। ठीक है, बम्बई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। लाला लाजपत राय ने वेदों को आप्त प्रमाण मानने का विरोध नहीं किया था। और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने भारतीयों के जीवन स्तर को उठाने और गांधी जी के सिद्धांतों के प्रसार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। उन्होंने इस समाज के माध्यम से पाकिस्तान से भारत आए और शरणार्थियों के लिए भी कार्य किया था। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि तीसरा और चौथा कथन यहाँ पर पूरी तरह से ठीक है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। धार्मिक असुविधा कानून, सती निषेध रेगुलेशन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, राज्य हड़पने का सिद्धांत। अपने उत्तर का चयन इन कूटों से करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो 1856 की जो बात कर रहे हैं इसमें देखिए यहाँ पर इस प्रश्न को आयोग ने हटाया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने प्रश्नों के जो उत्तर है वो गलत दिए थे। एक्चुअली इसकी पूरी बारे में सुन लीजिए। 1856 की बात जो हो रही है, देखिए धार्मिक असुविधा कानून जो है भारत में पारित नहीं हुआ। जातीय क्षमता कानून 1850 में पारित हुआ। 1856 ईस्वी के हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया और विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किया और 1855 ईस्वी में उन्होंने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने के लिए अनुरोध किया। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे पश्चिमी भारत के विष्णु शास्त्री, डी के कर्वे और 1899 में डी के कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी और वर्ष 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 ईस्वी में बनाया गया था, जबकि डलहौजी का राज्य हड़पने का सिद्धांत 1848 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1856, 1858, 1859, 1862। तो कब हुआ था? 1856 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी भारत के डी के कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो सती प्रथा, बाल शिशु हत्या, स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह।
तो डी.के. कर्वे जो है वो आपको समझ आ गया होगा कि समाज सुधारक है। उन्होंने विधवा विवाह और महिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने राणा डे के साथ विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का संचालन किया और विधवाओं को शिक्षा देने के लिए विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। इस आश्रम का उद्देश्य विधवाओं को, शिक्षिकाओं को परिचायिकाओं और दाइयों के रूप में प्रशिक्षित करके आत्मनिर्भर बनाना था। और दोनों केशव कर्वे विधवा पुनर्विवाह के संघ के सचिव थे। इन्होंने 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इन्होंने स्त्री प्रथा, ठीक है, स्त्री प्रथा और विधवा पुनर्विवाह दोनों पे काम किया। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि ऑप्शन सी और डी दोनों हो गए। देखिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ पर सी और डी दोनों लगा सकते हैं, एक ही लगा सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में कोई एक में आप लगाइएगा, नहीं तो आयोग क्या करता है, बहुत बार ऐसे प्रश्नों को हटा भी देता है, नहीं तो एक और दो, दो और तीन, इस तरह से भी दे देता है। और ये प्रश्न डायरेक्ट यूपीपीएससी प्री में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? एनी बेसेंट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एम.जी. रानडे, राजाराम मोहन राय। तो किसने जो है विधवा पुनर्विवाह में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया। इन्होंने प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी गई। इनके प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबद्ध थी, जो बाद में वैथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? एनी बेसेंट, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर यहाँ पर करेक्ट होगा। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सन 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया। सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। और सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया था और यह उन्हीं प्रयासों का फल भी था। 1829 के 17वें नियम के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया गया और न्यायालय को आज्ञा दी गई कि वे ऐसे मामलों में संदोष मानव हत्या के लिए मुकदमा चलाएं और दोषियों को दंडित करें। ठीक है, तो ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, ये यहाँ पर कथन गलत है और इस प्रश्न का उत्तर भी यही होगा। ठीक है, इसके बाद 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया? बाल विवाह, शिशु हत्या, सती प्रथा या फिर गुलामी? तो लॉर्ड आप देखेंगे लॉर्ड एल्वन बरो ने के काल में 1843 के एक्ट 5 ने गुलामी यानी कि दास्ता को गैर कानूनी बना दिया था। तो इससे तो ये समझ आ गया यहाँ पर दास्ता यानी कि गुलामी की बात कर रहा है। और 1833 के चार्टर में एक धारा जोड़ी गई जिसमें दास्ता को शीघ्र अतिशीघ्र समाप्त करने को कहा गया। और अंत में 1843 में समस्त भारत में दास्ता अवैध घोषित कर दी गई और मालिकों को कोई प्रतिकर दिए बिना सभी दास स्वतंत्र कर दिए गए थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, श्यामचंद्र दास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? केशव चंद्र सेन ने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इस एक्ट से लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई। इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1870, 1872, 1874, 1876। तो यहाँ पर 1872 में जो है नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। 14 वर्ष, 18 वर्ष, 16 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 1872 में एक कानून के द्वारा, जिसे प्रायः नेटिव और सिविल मैरिज एक्ट कहते थे, 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं और 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित कर दिया गया और बहुपत्नी प्रथा भी समाप्त कर दी गई। लेकिन यह हिंदू, मुस्लिम और अन्य मान्यता प्राप्त धर्मावलंबियों पर लागू नहीं होता था और इसका भारतीय समाज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ। एक पारसी सुधारक थे जिनका नाम था B.M. मालवारी। इनके प्रयत्नों ने सम्मति आयु अधिनियम 1891 एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पारित किया, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सम्मति आयु अधिनियम 1891 का बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध भी किया था। जो 14 वर्ष की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वितरण पर विचार कीजिए। 1853 जन्म
में जन्मे। ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। ये इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये समाज सुधारक थे। सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता थे। उपरोक्त पैराग्राफ किसके विषय में है? दादा भाई नौरोजी, BM मालवारी, BP बाडिया, नौरोजी फरदोन जी के संदर्भ में है। तो किसके संदर्भ में है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जैसे हमने पहले देखा था, ये बहराम जी मालवारी एक पारसी थे। इन्होंने इंडियन स्पेक्टेटर वॉइस ऑफ इंडिया का संपादन किया था। वे सम्मति आयु अधिनियम के प्रबल पक्षधर थे। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई थी और बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था। यानी कि ऑप्शन बी, BM मालवारी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो यहाँ पर कुछ उम्र दी गई है। तो 1929 में, ठीक है, 1929 में अजमेर निवासी न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया और उन्हीं के नाम पर ही इसे शारदा अधिनियम यानी कि शारदा एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की निर्धारित आयु क्या थी? 18 वर्ष थी। तो कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। लड़कियों की आयु 14, लड़कों की आयु 18 वर्ष थी। ठीक है, शारदा एक्ट संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से, अंतरजातीय विवाह प्रतिबंध से, विधवा विवाह प्रतिबंध से, जनजातीय विवाह प्रतिबंध से। तो हमने देखा है किससे संबंधित था? बाल विवाह अधिनियम प्रतिबंध से संबंधित था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लावात्स्की। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना रूसी महिला मैडम HP ब्लावात्स्की। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लावात्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्फकॉट विलियम क्वान जज और अन्य के द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो हमने देखा कि 1882 में मद्रास के पास अड्यार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किए, जो बाद में इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। और इसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना, बढ़ाना और धर्म को समाज सेवा का मुख्य आधार बनाना था। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर हमने देख लिया, ऑप्शन ए है। आगे बढ़ते हैं। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण, कर्नल HS अलकाट के कारण, सर विलियम क्रुक के कारण, LM मालवीय के कारण। तो 1897 ईस्वी में, ठीक है, 1897 ईस्वी में कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावात्स्की भारत आए और मद्रास में अड्यार के पास थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की। 1889 में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी और 1893 ईस्वी में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। श्रीमती एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ और आध्यात्मिक धर्म माना है और थियोसॉफी और या ब्रह्म विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत, आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करती थी। और इसी कारण एनी बेसेंट भारतीय लोगों को इससे जोड़ सकी, जो इसकी सफलता का मुख्य कारण भी बने थे। ठीक है, एनी बेसेंट के कारण थियोसॉफिकल सोसाइटी सफलता मुख्य थी। और कौन सा सुमेलित नहीं है? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज। यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है उसे जानने से पहले समझ लीजिए कौन कौन से सुमेलित है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज करेक्ट है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज करेक्ट है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन करेक्ट है। महादेव रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी नहीं है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो सही क्या है? जो आपका महादेव गोविंद रानाडे सोसाइटी थियोसॉफिकल सोसाइटी नहीं बल्कि प्रार्थना समाज से जुड़े थे। और थियोसॉफिकल सोसाइटी किसकी थी? एनी बेसेंट से संबंधित थी। तो हमें ये पता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 और सूची 2 दिए गए। प्रार्थना समाज, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, विवेकानंद आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन, रानाडे और रामकृष्ण मिशन यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए गए अ ब स द ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर सही चयन करना है। तो देखिए प्रार्थना समाज का क्या होगा? यहाँ पर प्रार्थना समाज जो है वो रानाडे से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ब्रह्म समाज आपका राजा राम मोहन राय से संबंधित है। इसके बाद आप देखेंगे आर्य समाज आपका दयानंद सरस्वती से संबंधित है और रामकृष्ण मिशन आपका विवेकानंद से संबंधित है। यानी कि ये जो ड है वो एक्स्ट्रा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि पहले का द है तो पहले का दा तो 2 जगह है। फिर ब्रह्म समाज एक दूसरे का आ है तो दूसरे का आ भी 2 जगह है। आर्य समाज का क्या है? स है। आर्य समाज भी सा है। ठीक है, फिर चौथे का आपका बी है तो चौथे का बी सिर्फ इसमें दिख रहा है आपको, है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? थियोसोफिकल सोसाइटी, एनी बेसेंट, ठीक है। और इसका थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट से संबंधित करेक्ट है। ब्रह्म समाज राजा राममोहन से संबंधित है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती से। लेकिन रामकृष्ण मिशन जो रामकृष्ण परमहंस है वो गलत है यहाँ पर, ठीक है, वो उनसे संबंधित नहीं। तो आप बता सकते हैं कि रामकृष्ण मिशन जो है वो किससे संबंधित है। मैंने कई बार पिछली वीडियोज़ में भी पढ़ाया है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन कौन से सुमेलित है? प्रार्थना समाज डॉक्टर आत्माराम पांडुंग, आत्मीय समाज, आत्मीय सभा जो है देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, राधा स्वामी सत्संग, तुलसीराम। तो यहाँ पर आत्मीय जो सभा की स्थापना है वो 1815 ईस्वी में की गई थी राजा राम मोहन राय ने। और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के नेतृत्व में हुई थी, जो 2 वर्षों बाद इसमें आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे में शामिल हुए थे। और 1866 ईस्वी में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया और देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में आदि ब्रह्म समाज और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। और परम संत तुलसीराम राधा स्वामी सत्संग से संबंधित है। क्लियर है? तो इसका मतलब है इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों हो जाएगा वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगला प्रश्न क्या कहता है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 सूची 2, तो यहाँ पर हमें देखना है जो 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, कहाँ की थी? कलकत्ता में की थी, ये तो हमें समझ आ गया, ठीक है। इसके बाद मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में हुई थी, तो मानव धर्म की स्थापना सूरत में हुई थी। 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, तो बम्बई में आर्य समाज की स्थापना हुई। इसके बाद क्या बचता है? नवदा उल उलमा। तो क्या हुआ कि इसमें बम्बई में स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। वहीं नदवा उल उलमा की स्थापना लखनऊ में हुई। इसने मुस्लिम सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में अत्यधिक प्रयास किए थे, ठीक है, लखनऊ में हुई थी। यहाँ पर ये हो जाता है। तो पहले का तीसरा है आपका, कहाँ कहाँ कई जगह पे है यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर दूसरा जो बी का है वो सिर्फ यही है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाए। ये याद कर लीजिएगा, ऐसे मैच द फॉलोइंग से बहुत प्रश्न बनेंगे, देखना आप, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राममोहन राय, महादेव रानाडे, राजा नारायण बसु। तो यहाँ पर जो है 1826 ईस्वी में जूरी एक्ट पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत न्यायालयों में धार्मिक आधार पर भेदभाव की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत ये प्रावधान था कि हिंदू और मुसलमानों के मामलों की सुनवाई किसी यूरोपीय और अथवा भारतीय ईसाई जजों द्वारा तो की जा सकती है, लेकिन किसी भी ईसाई, चाहे वह यूरोपीय हो और भारतीय हो, की सुनवाई किसी हिंदू या मुसलमान न्यायाधीश द्वारा नहीं की जा सकती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इसके बाद सुमेलित करना है प्रार्थना समाज। एक तरफ यहाँ पर देखेंगे प्रार्थना समाज स्वामी विवेकानंद, राधा कृष्ण मिशन, महादेव रानाडे, और सत्यशोधक समाज सर सैयद अहमद का, मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, ज्योतिबा फुले। तो यहाँ क्या है? प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र की प्रेरणा से, ठीक है, केशव चंद्र की प्रेरणा से डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर इसके बाद आप देखेंगे 1867 में बम्बई में की महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 से जुड़े। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना जो है वो सर सैयद अहमद खान ने की थी, ठीक है। प्रार्थना स्वामी गोविंद रानाडे ने की थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, सी का चौथा है और डी का तीसरा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी 1858 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे ने, 1870 ईस्वी में गोविंद रानाडे ने, और 1870 पंडित रमाबाई रानाडे ने, 1870 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, और जो फिर है उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो पूना सार्वजनिक सभा की जो स्थापना अप्रैल 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। और इस संस्था के अन्य सदस्यों में बाल गंगाधर तिलक, अरविंद केलकर, गोपाल हरि देशमुख और जीवी जोशी शामिल थे। और ये संस्था सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता कायम करने के लिए स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? आपको ऑप्शन दे भारतीय ब्रह्म समाज, फिर राजा राम मोहन राय, तत्वबोधिनी सभा, केशव चंद्र सेन, सत्यशोधक समाज, देवेंद्र नाथ टैगोर, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए
राणा डे के जो शिष्य हैं गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की और 1865 ईस्वी के बाद ईश्वर केशव चंद्र मौलिक ब्रह्म समाज के अलग हो गए और समाज की एक नई शाखा का संगठन किया, जिन्होंने भारतीय समाज के नाम से पुकारा। और सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले थे, जिन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है। MC सीतवाड़, BN राव और अलादी कृष्ण अय्यर प्रख्यात सदस्य थे स्वराज पार्टी के, ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन के, मद्रास लेबर यूनियन के, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की। तो 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचार प्रसार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। और इस मंडल ने V श्रीनिवास शास्त्री, GK देवधर, MN जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए। और MC सीतलवाड़, VN राव और अल्लादी कृष्ण अय्यर के इसके प्रख्यात सदस्य थे। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? 1902, 1903, 1904, 1905। ऑप्शन डी 1905 में की थी। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, विपिन चंद्र पाल, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पर किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की 1905 में स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया। इसी के साथ साथ सुबह 6 बजे जो आपकी ज्योग्राफी की PYQ या 20-25 साल के जो भी PYQs हैं उनको पढ़ाया जा रहा है। UPPSC को मद्देनज़र रखते हुए इसको ज़रूर करिए। आई दृष्टि की जो करंट अफेयर्स की 2024 की किताब है वो UPPSC RO इत्यादि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो सुबह आपकी दोपहर को आपकी 1 बजे आती है। ठीक है, दोपहर को 1 बजे आपकी रेगुलर क्लासेस आ रही हैं। ठीक है, बस 26 जनवरी के उपलक्ष्य में बंद की गई, बाकी निरंतर क्लासेस है, तो उनको रिवाइज कर लीजिए। दृष्टि आई दृष्टि की जो किताब है करंट अफेयर्स की वो अभी तक नहीं खरीदी तो प्लीज़ खरीद लीजिए, बहुत सस्ती किताब है। वीडियो के साथ साथ पढ़िए, मज़ा आएगा। क्विक रिवीजन जो पॉलिटी का हो रहा है उसको पढ़ते रहिए, वो आपका संडे और वेडनेसडे को शाम को 7 बजे क्लासेस आती है। इसी के साथ साथ शॉर्ट वीडियोस मैं आपको डालती हूँ क्विक रिवीजन के लिए, वो आप देखते रहिए। और वहीं आपको कुछ पिक्चर्स शेयर करी जा रही है करंट अफेयर से रिलेटेड हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल हमारा ये है, उसको फॉलो कर लीजिए अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है। और आप सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं करें तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको अपडेट्स इत्यादि मिलते रहेंगे निरंतर। तो फिलहाल के लिए वीडियोज़ को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियोस को शेयर करें सोशल मीडिया पे ज़रूरतमंद लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी लोग इसका भरपूर लाभ उठा सकें। फिलहाल के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। ठंड बहुत बढ़ रही है, निरंतर पढ़ते रहें, अपने बुजुर्गों की मदद करते रहें। जल्द मिलते हैं कल के वीडियो में एक और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।